मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग गद्य संकलन में पहला पाठ पढ़ेंगे जो कि शुक्ल युग के प्रवर्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित निबंध मित्रता है। इस पाठ के पढ़ने के पहले आइए हम लोग देख लें कि किस प्रकार के प्रश्न हमारे प्रश्न पत्र में होंगे। देखें, गद्य संकलन से दो प्रश्न आते हैं। एक तो 3 नंबर का जीवन परिचय होगा लेखक का, और दूसरा गद्य संकलन के पाठों में जो संकलित पाठ हैं उनमें से ऐसे एक पैराग्राफ दिया होगा। आप देखें, इस पैराग्राफ में जो पाठ दिए हुए हैं, जैसे इस पैराग्राफ को ये दिया हुआ है पैराग्राफ, आपको ये पैराग्राफ है पहला। इसमें 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। एक क्वेश्चन होगा संदर्भ बताओ या पाठ के नाम और लेखक बताओ, एक ही बात है। मतलब आपको आंसर लिखना होगा कि उपयुक्त लिखे या दिया हुआ जो पैराग्राफ है, मतलब गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित निबंध मित्रता से लिया गया है और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। मतलब सीधी सीधी बात हम बता रहे हैं अभी, फिर उसको और अच्छे से लिखना बताना है, चाहे तो और अच्छा कर सकते हैं, लेकिन मेन बात है कि आप पाठ का नाम और लेखक का नाम नहीं भूलें। दूसरा होगा कि इसमें जो ये दे रखे हैं अंडरलाइन पोर्शन, उसमें आपको व्याख्या करनी है। दूसरा क्वेश्चन, रेखांकित अंश की व्याख्या करें। जैसे यहाँ पर ये रेखांकित है, ऐसे लोगों का साथ करना। अभी मैं पाठ पढ़ाने के बाद इस एक्सरसाइज को करेंगे, तब देखेंगे कि कैसे आपको समझना है। इसमें आप ये समझें कि 1 पेज की व्याख्या नहीं करनी है, 2 पेज की व्याख्या नहीं करनी है। इसमें आपसे ये पूछा जाता है कि जो पैराग्राफ अंडरलाइन किया है, लाइनें 2-4, तो उनमें जो भाव है वो आपको समझ में आया है। मतलब उसमें कठिन शब्दों की जगह आप आसान शब्दों को रख दें और भाव को सरल शब्दों में, अपने शब्दों में बता दें। मतलब 2 लाइन है तो 3-4 लाइन कर दो, इतने में ही हो जाएगा। ठीक है। तो मुहावरा है तो मुहावरा हटा के बता दो, मुहावरा नहीं है तो मुहावरा लगा के बता दो, इस तरह से। और तीसरा प्रश्न आपका इसी पैराग्राफ से कोई रिलेटेड होगा। तो पैराग्राफ जब आप ठीक से पढ़ते हैं तो उसको आप समझ सकते हैं उसका क्या उत्तर है। तो इस प्रकार से आपका जो है प्रश्न पूछा जाएगा। आइए अब हम लोग पाठ को थोड़ा पढ़ते हैं, शुरू करते हैं समझना। पाठ पढ़ने के पहले 2 बातें और समझ में ध्यान में रखें। बात यह है कि हम पाठ पहचानें कैसे कि कौन सा पाठ है। जो पंक्तियाँ दी गई हैं, जो पैराग्राफ दिया गया है, वो किस पाठ से है। तो उसके लिए आप जितने पाठ हैं, जैसे आपके में क्या लिखूं, अजंता, ममता, मित्रता, तो हर एक पाठ की 5-6 पंक्तियों में सारांश दिमाग में बैठा के रखो कि इसमें किससे रिलेटेड बात की गई है। जैसे मित्रता है तो इसमें मित्र के प्रकार, अच्छे मित्र के लक्षण, कुसंग से होने वाले दुष्प्रभाव, इन बातों पे चर्चा की गई है। इनके साथ आप पहचान सकते हैं कि मित्र के लक्षण बताए हैं, खराब मित्रता के नुकसान बताए हैं। तो ये मित्रता पाठ है और रामचंद्र शुक्ल इसके लेखक हैं। ऐसे ही हर पाठ की पॉइंट्स को दिमाग में रखो। अब हम लोग पढ़ते हैं, तो पहले इसके कुछ पॉइंट्स को, सारांश को समझ लें, फिर इसकी रीडिंग करते चलते हैं। 8-7 लाइन में ही हम थोड़ी सी बात क्लियर करके पाठ की रीडिंग के साथ एक्सप्लेनेशन शुरू करेंगे। देखें, मित्रता पाठ के अंतर्गत ये बताया गया है कि जब हम जीवन में मित्र बनाते हैं तो विवेक से काम नहीं लेते और ऐसे ही मित्र बना लेते हैं, जबकि मित्रता पर हमारा पूरा जीवन निर्भर करता है। हमारे मित्र कैसे हैं इस पर पूरी लाइफ डिपेंड करती है हमारी। अगर हमारे मित्र अच्छे होते हैं तो हम उन्नति को प्राप्त करते हैं, अगर हमारे मित्र खराब होते हैं तो हमारा पतन होता चला जाता है। इसलिए हमें कुसंग के प्रभाव से, खराब संगति से हमें हमेशा बचने का प्रयास करना चाहिए। यही इस पाठ का सारांश है। अब इसमें कई कोटेशंस, कई व्याख्या के समर्थन में कई बातें और रेफरेंसेस दे करके हमें समझना है कि किस प्रकार से इन्होंने बातें की हुई हैं। देखें, हम लोग रीडिंग करते हैं। जब कोई युवा पुरुष घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में प्रवेश करता है तो पहली स्थिति, देखें, स्थिति जमाता है। मतलब जैसे हम लोग
अभी इंटर पास करके नौकरी लगी और आप गए बाहर, हॉस्टल से निकल के बाहर गए, या पढ़ाई के समझ में आप हॉस्टल में गए, तो पहली कठिनता हमें मित्र चुनने में पड़ती है। किससे बोलें, कैसे बोलें, कौन साथ देगा। अगर उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत और निराली नहीं रहती, मतलब कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो हमेशा एकांती बना रहना चाहे, अगर वो ऐसा है तो कोई बात ही नहीं है। और अगर वो ऐसा नहीं है तो उसकी जान पहचान के लोग धड़ाधड़ बढ़ते जाते हैं, मतलब उसके जान पहचान के लोग बढ़ते जाते हैं। अच्छा, चौराहे में रामू रहता है, अच्छा सामने, अरे सामने वो मंगल रहते हैं, पीछे कौन है, बोले वो देव रहते हैं। ऐसे आप यू कैन देखोगे कि वो जो है जानने लगता है। अभी थोड़ी जान पहचान है, लेकिन यही थोड़े दिनों में कुछ लोगों से हेलमेल हो जाता है, और यही हाय हेलो आगे चलकर हेलमेल जो है आगे बढ़कर मित्रता के रूप में परिणित हो जाती है। मतलब 8 लोग को जानता है तो 8 में 4 से थोड़ी थोड़ी बातें चालू होती है, उन्हीं 4 में से 3 या 4 जो है उसके मित्र बन जाते हैं। अब यहाँ पर ध्यान क्या देना है, अब पैराग्राफ ज़्यादा इम्पोर्टेंट शुरू होगा। मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है। यानी हमने कैसे मित्र चुने हैं इस पर ही हमारा पूरा जो है जीवन निर्भर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि संगति का गुप्त प्रभाव मतलब पता नहीं चलता है, हमें पता नहीं चलता है कि हमारा आचरण कैसे धीरे धीरे स्वभाव हमारा बदलता चला जाता है। लेकिन हम जैसी संगत में रहते हैं वैसे ही हम पर प्रभाव पड़ता है और हमारा स्वभाव, हमारा आचरण बदलता जाता है। अंग्रेजी में एक कहावत भी है, ए मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही हैज़। एक आदमी अपने साथियों से जाना जाता है। आप हमें अपने साथियों के नाम बताओ, मैं आपके चरित्र का आकलन कर लूँगा कि आप कैसे होंगे। हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य प्रारंभ करते हैं जब हमारा चित्त कोमल और हर तरह के संस्कार ग्रहण करने योग्य होता है। अब इस बात पे ध्यान दें, अभी युवा जब होते हैं हम लोग, किशोरावस्था से ही थोड़ा सा ही ऊपर बड़े होते हैं, तो हमारा शरीर, हमारी जो आत्मा है शरीर में, उसको हम किसी भी प्रकार के संस्कार दे सकते हैं, मतलब सुधार सकते हैं, जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं, क्योंकि हम अभी अपरिमार्जित और हर प्रकार के संस्कार ग्रहण करने के योग्य हैं, मतलब इमेच्योर हैं। अभी इसमें आगे एग्जाम्पल भी दे रहा है कच्ची मिट्टी का। ध्यान दें, हमारे भाव अपरिमार्जित और प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे बना ले। जैसे कुम्हार होता है, गीली मिट्टी होती है, तब तक चाक पे चढ़ाए, चाहे उसको जो शेप दे दे, गधा बना दे, कुत्ता बना दे, तोड़ दे उसको, मोड़ के फिर से उसको घोड़ा बना दे, क्योंकि अभी मिट्टी गीली है। लेकिन जब मिट्टी सूख जाती है तब उसको दोबारा मोल्ड करना मुश्किल है। तो अभी जब हम लोग किशोरावस्था से ऊपर बढ़ते हैं तो गीली मिट्टी के समान है। हमारा हृदय गीली मिट्टी के जैसे है, उसको चाहे जिस रूप का बना लें, चाहे राक्षस बनाए चाहे देवता, अर्थात चाहे हम अच्छी आदतों को शामिल करके अपना करके देवतुल्य हो जाए, और चाहे खराब आदतों को अपना करके शराब पीना, सिगरेट पीना, गाली देना, लड़ाई करना, आवारागर्दी करना, इन बातों को अपना कर हम अपने आप को राक्षस बना लें। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे, अब देखो यहाँ पर आप क्या कह रहा है, ये इस बात को देखें कि ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं। अब इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया था कि कैसे लोगों का साथ हमारे लिए बुरा है। इस बात को देखें, ये क्या कह रहा है, ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात माननी पड़ती है बिना विरोध के। और ऐसे लोगों का साथ और करना बुरा है जो हमारी बात को ऊपर रखते हैं। दोनों बातों को समझो, ऐसे लोग जो अपनी ही बात को ऊपर रखते हैं, जिनकी हर बात हम मानते हैं, तो उसमें हमारा विकास नहीं होगा। जैसे मान लो कोई प्रसंग है, हम कह रहे हैं कि चलो लखनऊ चलना चाहिए, वो कहा नहीं लखनऊ नहीं जाएंगे। हम मान ले अच्छा चलो नहीं जाएंगे। फिर हमने कहा चलो अच्छा कलकत्ता चलें, उन्हें नहीं कलकत्ता नहीं, चलो हम लोग बनारस जाएंगे। अब वो अपने साथ बनारस ही ले जाता है और हम बनारस चले जाते हैं। वहाँ हमारा खुद का क्या अस्तित्व रहा, वो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प का था, हाँ हम उसके पीछे लग्गू बन गए, तो हमारा विकास नहीं हुआ। ऐसे लोग हमारे लिए हानिकारक हैं। अच्छा, अब दूसरे तरीके के लोग भी, पर ऐसे लोगों का साथ और भी हानिकारक और बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं। तो वहाँ क्या है, हमारे अंदर अपने को सुधारने की और सही गलत पहचानने की कोई गुंजाइश नहीं है। हम कहते चलो हम ट्रेन की पटरी में कटेंगे, बोला हाँ चलो जाओ कटो चल के, क्या बात है भाई,
हमारी ही बात हमें रखनी है। यानी हम गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं वो हमको टोकेगा भी नहीं। हम छत से कूदने जा रहे हैं, बोला कूद जाओ, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कूदो, तो इसमें क्या है? यानी दोनों तरीके के दोस्त हमारे लिए हानिकारक हैं। एक वो भी हानिकारक हैं जो अपनी ही बात को रखते हैं, जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, और ऐसे लोग भी हानिकारक हैं जो केवल हमारी बात को ऊपर रखते हैं। क्योंकि ऐसी दशा में ना तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और ना हमारे लिए कोई सहारा या सुझाव रहता है। तो दोनों अवस्थाओं में जिस बात का भय रहता है उसका पता युवा पुरुषों को कम रहता है। यानी कि हम इन दोनों बातों पे ध्यान ही नहीं देते। हमारे ज़्यादातर दोस्त ऐसे ही होते हैं, या जो हमारी बात मानते रहते हैं, हम जिनकी बात मानते रहते हैं। जबकि होना चाहिए क्या? सामंजस्य। यदि विवेक से काम लिया जाए, विवेक, ये ध्यान दें, सोच समझ के कार्य करने की शक्ति, तो यह भय नहीं रहता। पर युवा पुरुष प्रायः विवेक से कम काम लेते हैं। अब यहाँ पर एग्जाम्पल दिया कि कितनी हम लोग सोचते नहीं हैं कि जिस पर हमारा पूरा जीवन निर्भर है उस पर हम इस विषय में सोचते नहीं हैं कि हमारे मित्र कैसे हैं, इसकी जानकारी कर लें, किस पर हम अपना भरोसा कर रहे हैं, ये तो देखें। और इस पर आश्चर्य व्यक्त किया। देखिए कि कैसे आश्चर्य की बात है कि एक घोड़ा पशु अगर लेने गए तो घोड़ा ले रहे हैं, या गाय ले रहे हैं, या सब्जी लेने गए हैं तो आलू ले रहे हैं, टमाटर ले रहे हैं, तो हम लोग बड़ा जांच परखेंगे, कहीं आलू सड़ा तो नहीं है, टमाटर बैंगन में कहीं कीड़ा तो नहीं है, घोड़ा लेने गए तो घोड़ा लंगड़ा तो नहीं रहा है। उसको गुण दोष को परख कर हम लोग लेते हैं। पर किसी को मित्र बनाने में उसके पूर्व आचरण और प्रकृति का कुछ भी विचार अनुसंधान नहीं करते कि हम जिससे दोस्ती कर रहे हैं या उसकी हिस्ट्री भी तो देख लें, वो कैसा है, वो हमारे घर के सामने रहता है, बस इतना पर्याप्त है क्या उसने हमसे हाय हेलो की, हमने उससे हाय हेलो की, हमारी उसकी दोस्ती हो गई। हमने ये भी जानने की कोशिश नहीं की कि वो मर्डर करके आया है, कि किडनैप करके आया है, भाग कर आया है, वो कैसा है। हम इस विवेक से कार्य ही नहीं लेते। ये बड़े आश्चर्य की बात है। और हम लोग क्या करते हैं, वे यानी युवा पुरुष उसमें सब बातें अच्छी अच्छी मानकर अपना पूरा विश्वास जमा देते हैं। हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई, साहस, ये 2-4 बातें देखकर लोग चटपट उसे अपना मित्र बना लेते हैं। और यही करना जो है गलत है ना। ये जो है बिना विवेक से लिया हुआ कार्य है। देखते हैं, हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई, ये साहस देख करके चटपट उसे अपना मित्र बना लेते हैं। ये लोग नहीं सोचते कि मैत्री का उद्देश्य क्या है। यस, दिस इज़ द पॉइंट। हमें ये देखना होगा कि किसी को बस थोड़ी सी हंसमुख बोल रहा है, बता रहा है या पार्टी दे रहा है, उससे दोस्ती नहीं हो जानी चाहिए। हमें ये भी देखना चाहिए कि मैत्री जो हम कर रहे हैं, फ्रेंडशिप कर रहे हैं, उसका एम क्या है, लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, व्हाट इज़ द गोल ऑफ फ्रेंडशिप। और जीवन के व्यवहार में उसका मूल्य है, यानी जो हमारा जीवन है, जिस हम लोग जीते हैं, क्या उसमें फ्रेंडशिप का कुछ उपयोगिता है, यूटिलिटी है। यह बात हमें नहीं सूझती कि वह एक ऐसी ये साधन है जिससे आत्मशिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है। एक प्राचीन विद्वान का कथन है, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए तो उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र जीवन की औषधि। अब यहाँ से अगला इम्पॉर्टेंट पैरा चालू हो जाता है। विश्वास पात्र मित्र जो है जीवन की एक औषधि है। जीवन की औषधि रूपक अलंकार है। औषधि देखो, जिस प्रकार से औषधि रोग को, बीमारी को दूर करता है, ऐसे जो हमारे विश्वास पात्र मित्र हैं वो हमारे जीवन की औषधि हैं। वो हमारे दोषों को दूर करते हैं, कष्टों को दूर करते हैं। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि ये उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। यानी कि जब हमारे संकल्प खराब हो रहे हों, त्रुटियाँ हों, दोष हो, तो हमको हमारे सामने दूर करें। और जब हम कुमार्ग पे, गलत रास्ते पे पैर धरें, सिगरेट पीने जा रहे हैं, शराब पीने जा रहे हैं, तो हमें रोकें, हमें उस तरफ जाने से मना करें और हमारे अंदर प्रेम, सत्य और पवित्रता को पुष्ट करें, यानी इन भावनाओं को हमारे अंदर जगाएं। जब हम गलत रास्ते पे जाएं तो हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तो हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि हमें उत्तमतापूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर प्रकार से सहायता देंगे। कोटेशन यहाँ पर एक पॉइंट दिया, सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की निपुणता और परख होती है। जैसे एक अच्छा वैद्य होता है, डॉक्टर, वो बहुत अच्छे से बीमारी पकड़ लेता है
और उस बीमारी को दूर कर देता है। ऐसे एक सच्चा मित्र जो होता है वो आपकी प्रॉब्लम्स को देख लेता है और उन प्रॉब्लम्स को दूर करने का प्रयास करता है, दूर करता है। एक अच्छी से अच्छी माता जैसा धैर्य और कोमलता होती है, जैसी माँ में ममता कोमलता होती है और धैर्य होता है, ऐसे ही एक फ्रेंड में होता है, दोस्त में होता है। और ऐसे ही मित्र को हमें अपनाना चाहिए, ऐसे ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए, क्योंकि यही जो है मित्रता, ये सच्ची मित्रता होती है। अब यहाँ पे देखो 2 बातें बता दी कि अच्छा जो मित्र होगा वो हमें हमारे अभी आगे आएगा संकल्पों में इतना, अच्छे संकल्पों में इतना प्रोत्साहित करेगा कि हम अपने संकल्प से अपनी जो क्षमता है उससे ज़्यादा कार्य कर जाएं। खराब रास्ते में जाने पे हमको सचेत करेगा, हमको रोकेगा। अच्छे मित्र में उत्तम से उत्तम वैद्य, यानी एक जो सबसे अच्छा डॉक्टर है उसकी जैसी जो है उसके अंदर निपुणता परख होती है, कला होती है। जैसे अच्छा डॉक्टर रोग को पकड़ लेता है और उसको दूर करता है, ऐसे ही अच्छा मित्र हमारे प्रॉब्लम्स को, हमारी समस्याओं को समझता है, देखता है और उसको दूर करता है। और अच्छे माँ के जैसे धैर्य और कोमलता उसके अंदर होती है। माँ के अंदर जैसी ममता और कोमलता और धैर्य होता है, धीरज, माँ के समान धैर्य कहीं नहीं, वैसे ही मित्रता में होती है, मित्र में होती है। अगर वो अच्छा मित्र है तो उसमें भी होगी, है ना। इस बात पे ध्यान दें। हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रयास यही है कि इसी में पूरा चैप्टर मैं आपको डिस्कस कर दूं। देखें, छात्रावास में तो मित्रता की धुन सवाल रहती है। मित्रता हृदय से उमड़ी पड़ती है। पीछे के जो स्नेह बंधन होते हैं उनमें न उतनी उमंग होती है, न खिन्नता। बाल मैत्री में जो मग्न करने वाला आनंद होता है, जो हृदय भेदने वाली ईर्ष्या और खिन्नता होती है, वह और कहाँ। कैसी मधुरता, कैसी नृत्य होती है, कैसा अपार विश्वास होता है। हृदय के कैसे कैसे उद्गार निकलते हैं। वर्तमान आनंद में दिखाई देता है, भविष्य के संबंध में कैसी लुभावने वाली बातें मन को अच्छी लगती हैं, बातें लगती हैं और कितनी जल्दी मानना मनाना हो जाता है। मतलब ये देखें कि जब हम लोग छोटे होते हैं, बचपन में बाल जो सहपाठी, जैसे कॉलेज स्कूल की मित्रता, वो बड़ी जल्दी गुस्सा आना, बड़ी जल्दी लड़ना, बड़ी जल्दी मान जाना होता है। और हृदय में बड़े ही जो है अच्छे अच्छे भाव, भविष्य की अच्छी अच्छी कल्पनाएं रहती हैं कि हम जो है डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे और यहाँ चलें। कुछ खराब नज़र ही नहीं आता है, लेकिन केवल कल्पना से काम नहीं चलता। और जब बड़े होते हैं तो वो दोस्ती थोड़ी चेंज हो जाती है। क्या हो जाता है, आगे देखते हैं। सहपाठी की मित्रता, ये तो सहपाठी की मित्रता थी जब साथ में पढ़ते हैं। जल्दी उठना, जल्दी मानना मनाना और भविष्य की बढ़िया सी कल्पनाएं, ये और जल्दी जल्दी सबसे मित्रता, ये सहपाठी की मित्रता थी। तो इस उक्ति में हृदय में कितने भारी उथल पुथल का भाव भरा होता है। किंतु जिस प्रकार युवा पुरुष की मित्रता स्कूल के बालक की मित्रता से दृढ़, शांत और गंभीर होती है, जब बड़े होते हैं तो वैसी चंचलता वाली मित्रता नहीं होती कि हर किसी से मित्रता, हर किसी से थोड़ी देर में लड़ाई, हर किसी से मान गए और सब कोई मित्र। उसी प्रकार हमारी युवावस्था के मित्र बाल्यावस्था से मित्र से कई प्रकार भिन्न होते हैं। जब हम बड़े होते हैं, जो हमारे जो दोस्त होते हैं, वो दोस्त हमारे बचपन के दोस्तों से अलग हैं। मैं समझता हूँ कि मित्र चाहते हुए बहुत से लोग मित्र के आदर्श की कल्पना मन में करते होंगे, लेकिन कल्पित आदर्श से हमारा काम जीवन की झंझट में नहीं चलता। जब हम कोई मित्र को अपनाते हैं तो हमें बड़ी कल्पना आती है, हमारा मित्र ऐसा है, हमारा मित्र ऐसा हो, हमारे मित्र ऐसा, लेकिन ये कल्पना है। कल्पना से जीवन की सच्चाई बहुत अलग होती है और केवल कल्पना से काम चलता नहीं है। हम लोग क्या करते हैं कि सुंदर प्रतिमा, मन भावनी चाल, स्वच्छंद प्रकृति, 2-4 बातें देखकर मित्रता हो जाती है, लेकिन जीवन संग्राम में साथ देने के लिए इनसे कुछ अधिक बातें चाहिए। आप देखें क्या कह रहा है, किसी को सुंदर रूप है, अच्छे से चलता है, हैंडसम स्मार्ट दिख रहा है और मान लो पैसे वाला होगा तो और अच्छी बात है, पार्टी वार्टी भी दे रहा हो तो दोस्ती हो जाती है चटपट चटपट। लेकिन जीवन संग्राम में इनसे कहीं अधिक चीज़ें चाहिए। मित्र केवल उन्हें नहीं कहते जिनके गुणों की तो हम प्रशंसा करें, पर जिनसे हम स्नेह ना रख सकें, जिससे अपने छोटे मोटे काम तो निकालें पर भीतर भीतर उनसे घृणा करते रहें। ऐसे बहुत से लोग हैं। हम ही लोगों से पैसे उधार लेंगे, हम ही लोगों से पैसे उधार के काम करेंगे और बाद में कहेंगे अरे उनके पास बड़ा पैसा, नंबर 2 की कमाई है। ऐसे बहुत से साथी मिलेंगे। तो हमें ऐसे मित्र नहीं चाहिए जो जिनके हम गुण की तारीफ़ करें और हम उनकी बुराई भी करें, उनके हम
जो है अपने को रख लें या किसी दूसरे को रख लें, एग्जाम्पल में हम किसी को भी ले सकते हैं कि जिनसे हम छोटे मोटे काम निकालते जाएं लेकिन उनसे हम भीतर भीतर घृणा कर रहे हो, तो वो हमारे मित्र कहाँ हैं? ना हम उनके मित्र ना वो हमारे मित्र। ऐसे हमारे साथ बहुत लोग होंगे जो हमसे काम निकालते हैं और अंदर ही अंदर हमसे घृणा रखते हैं, तो वो हमारे मित्र नहीं हैं। मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होता है। ध्यान दें क्या कह रहा है, मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक, गाइड आपको रास्ता दिखाता है, इधर जाओ उधर जाओ। अगर नई जगह गए हो और वहाँ पर आपको रास्ता नहीं पता है तो आप भटक जाते हो, या कोई आप हिस्टोरिकल प्लेस देखने जाते हो तो वहाँ पे गाइड होता है जो बताता चलता है, तो आपको सब समझ में आता रहता है। ऐसे ही हमारा मित्र होता है जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकें, जो हमें गाइड कर सके, भाई के समान होना चाहिए, है ना, जिस पर हम जिसे अपना प्रीति पात्र बना सकें, यानी कि जिससे हम प्रेम कर सकें, ऐसा मित्र होना चाहिए। हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए। ये देखो पॉइंट है कि हमारे मित्र के बीच क्या होना चाहिए? सच्ची सहानुभूति। सहानुभूति का मतलब क्या है? मतलब जैसा हम अनुभव करें वैसे ही वो भी, हमारे मित्र भी जो है अनुभव करें। अगर हम सुखी महसूस होते हैं तो हमारे सुख में वो भी बड़ा खुश हो, हम दुखी हों तो हमारे साथ वो भी दुखी हो। ऐसा हमारा मित्र होना चाहिए, है ना, जिससे ध्यान दें, ऐसी सहानुभूति जिससे एक के हानि लाभ को दूसरा जो है अपनी हानि लाभ समझे, एक के हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे। हमारी हानि दोस्त की हानि, हमारा लाभ दोस्त का भी लाभ, ऐसी फीलिंग हो, ये सहानुभूति है। मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दो मित्र, अब यहाँ पर देखो, एक ही प्रकार के कार्य करते हो या एक ही रुचि के हो। दो भिन्न भिन्न स्वभाव या प्रकृति के लोग भी आपस में दोस्त हो सकते हैं। एक्चुअली होता यही है कि हम में जो अभाव है वो हम दूसरों में ढूंढते हैं। यहाँ पे इन्होंने कई सारे उदाहरण दिए हैं, जैसे कि राम शांत थे, लक्ष्मण उनके भाई जो छोटे थे मित्र थे, वो भी तो मित्र ही हुए। वो बड़े झगड़ालू मतलब उग्र स्वभाव के थे। कहाँ दानवीर कर्ण, सब कुछ दान दे दिया, अपने जीवन को भी उसने दान में दे दिया है, कवच कुंडल। और कहाँ उसका मित्र जो गांव के तो छोड़ दो, कर्ण का मित्र कौन था? दुर्योधन, जो एक सुई की नोक के बराबर जमीन देने को तैयार नहीं था, इतना लोभी। और कहाँ दानवीर कर्ण, इन दोनों की दोस्ती देखो। ऐसे कहाँ कृष्ण और कहाँ सुदामा। तो ये आवश्यक नहीं है कि दोनों एक स्वभाव के हों या एक ही कैटेगरी के हों। विपरीत स्वभाव के लोग भी आपस में मित्र हो सकते हैं और उनकी मित्रता बड़ी निभती है। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक नहीं है। दो भिन्न प्रकृति के मनुष्य भी बराबर प्रीति और मित्रता रही है। राम धीर शांत प्रकृति के थे, लक्ष्मण उग्र थे, उद्धत स्वभाव के थे, पर दोनों भाइयों में अत्यंत प्रगाढ़ स्नेह था। उदार उच्च आशय कर्ण, लोभी दुर्योधन के स्वभाव में विशेष समानता नहीं थी, पर दोनों की मित्रता खूब निभी। यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और उच्च के लोगों आपस में मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, और जो गुण हम में नहीं है हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वो गुण, मैंने कहा ना, विपरीत स्वभाव की ओर आकर्षित होते हैं। चिंताशील व्यक्ति जो बहुत गंभीर चिंतित होता है वो हंसमुख व्यक्ति का साथ ढूंढता है। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्ल चित्त का साथ ढूंढता है। निर्बल व्यक्ति बलि का साथ, धीर व्यक्ति उत्साही का साथ, और उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त है युक्ति और उपाय के लिए किसका मुँह ताकता था? चाणक्य का साथ। नीति विशारद अकबर जो था, जो नीतज्ञ था, वो मनोरंजन के मन बहलाने के लिए किसका मुँह देखता था? बीरबल का। तो इस प्रकार से अभी और पाठ को हम लोग आगे बढ़ते हैं। पूरे पाठ को मैं रीडिंग के साथ समझाऊंगा, बाद में सारांश रूप में समझाऊंगा और एक्सरसाइज करूंगा। तो 2 बार में ये पाठ को हम लोग डिस्कस करेंगे। ध्यान दें आगे क्या कह रहा है। मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है कि उच्च और महान कार्य में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना, साहस दिलाना कि तुम अपनी निज की सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ। ये पॉइंट समझो, मतलब जितनी हमारी क्षमता है उस क्षमता से कहीं ज़्यादा काम कर जाएं। कहा चुप सारी रहा बलवाना, उन्होंने कहा जामवंत ने, हनुमान को याद आया हो, फान गए समुद्र पूरा फान गए। अगर मतलब ऐसा मित्र हो गया, तुम 2 सवाल लगा के थक रहे, 2 ही सवाल लगाए और लगाओ, हम भी बैठे हैं, लगाओ, तुम 4-5 लगा गए। ये होता है अच्छे मित्र का कार्य। यह कर्तव्य उसी से पूरा होता है जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का हो।
वही मित्र ऐसा कर सकता है, वही आपको संकल्प में प्रेरित कर सकता है। इसलिए हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिनमें हमसे अधिक आत्मबल हो, आत्मा का बल हो, हैं। हमें उनका पल्ला वैसे ही पकड़ना चाहिए जैसे सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। देखो राम में कितना आत्मबल था, सुग्रीव ने उनका पल्ला पकड़ लिया, सुग्रीव का भी बेड़ा पार हो गया, सुग्रीव को भी उनकी पत्नी और राज्य मिल गया। मित्र हो तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हों। कैसे होने चाहिए मित्र? प्रतिष्ठित, सम्मान हो, शुद्ध हृदय के हों, मृदुल हो, पुरुषार्थी हो, शिष्ट हो, सत्यनिष्ठ हो, हैं, ये सत्य जो बोलते हो, परिश्रम करते हो, कोमल स्वभाव के हों, शुद्ध हृदय के हों, यानी पवित्रता हो इनमें। हमें अपने को उनके भरोसे छोड़ सकें, विश्वास पात्र हों हमारे, ऐसे विश्वास कर सकें उन पर पूरा हम, ऐसे मित्र होने चाहिए, हैं। ऐसे हो जिन पर हम विश्वास कर सकें और उनसे किसी प्रकार का धोखा ना होगा। आज तो यही सबसे बड़ी विडंबना है। अखबार रंगा पड़ा होता है कि मित्र ने उधार पैसे लिए थे, उसको न देने पड़े, उसने मार दिया, और ऐसी कई घटनाएं। और ऐसे ही ये मित्र नहीं है, मित्र वो हो जिस पर हम पूर्ण रूप से भरोसा कर सकें, पूरा जीवन उस पर डिपेंड होता है। और जो बात मित्रों के लिए है वही सगे संबंधियों के लिए है, क्योंकि वो भी तो हमारे मित्र ही हैं। और अगर यही बात इन्होंने कही है, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि अगर का खा गा हमारे लिए कुछ कर नहीं सकते तो उनसे हमारी मित्रता होना ना होना बेकार है। उससे अच्छा है कि हम अपने पास मूर्तियाँ सजा कर रख लें, है कि नहीं भाई? अगर मान लो यही इन्होंने यहाँ पे कहा, इस बात को समझें कि यद्यपि देखो क्या कह रहा है, जो बात ऊपर मित्रों के संबंध में कही गई वही जान पहचान के लोगों के लिए भी कहना जो है संबंध में ठीक है। जान पहचान के लोग हों, ऐसे हों जिनसे कुछ लाभ उठा सकते हो, जो हमारे जीवन को उत्तम और आनंदमय बनाने में कुछ सहायता दे सकते हो। उतनी नहीं दे सकते जितनी गहरी मित्र दे सकते हैं। मनुष्य का जीवन थोड़ा है, खोने के लिए समय नहीं है। अगर का खा गा मतलब कोई भी आदमी XYZ हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते, ना बुद्धिमानी और विनोदपूर्ण बात कर सकते हैं, ना विनोद की बातचीत कर सकते हैं, ना अच्छी बात बता सकते हैं, ना सहानुभूति द्वारा हमें ढांढस बंधा सकते हैं, ना हमारे आनंद में शामिल हो सकते हैं, ना दुख में शामिल हो सकते हैं, ना हमें कर्तव्य का बोध दिला सकते हैं, ना हमें खराब रास्तों से दूर रख सकते हैं, ना हमें चारों, तो हमें ऐसे मित्रों की ज़रूरत नहीं है। हमें अपने चारों ओर जड़ मूर्तियाँ नहीं सजानी हैं भाई। अगर जब हमारे कोई काम ही नहीं आ सकते हो, दुख के समय हमें सहानुभूति नहीं दे सकते हो, दुख के समय हमारा साथ नहीं दे सकते हो, हमारे सुख में तुम्हें खुशी नहीं मिलती है, तो तुम हमारे मित्र हो या नहीं हो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? तो हम तो कोई मूर्ति भी रख के उनका नाम देते हैं कि हमारे दोस्त हैं, ये हमारे भाई है, ये हमारे चाचा हैं। क्यों? जो मूर्ति भी हमारे लिए कुछ नहीं कर सकती, पत्थर की मूर्ति, जड़ मूर्ति, पीतल पत्थर तांबा कोई ले लो, जड़ हो जो हिल डुल भी नहीं सकती, तो ऐसे रिलेशंस का कोई फ़ायदा नहीं है। और आजकल दुर्भाग्यवश ऐसे ही सारे रिलेशंस हैं जो सुख में तो साथ हैं, दुख में नहीं। आगे हम बढ़ाएंगे, है ना, कहत रहे में संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत और विपत्ति कसौटी जही कसेते ही साचे मीत। अभी लक्षण बताएंगे मित्र के, तो उसमें यही बात है, ये दुख में साथ दे वही तो सच्चा मित्र है। आजकल जान पहचान बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी युवा पुरुष ऐसे अनेक युवा पुरुषों को पा सकता है जो उनके साथ थिएटर देखने जाएं, नाच रंग में जाएं, सैर सपाटे में जाएं, भोजन का निमंत्रण स्वीकार करें। अरे अभी अपनी क्लास में किसी से कहो चलो आप आज कोल्ड ड्रिंक पीने चलते हैं, कहते हैं हाँ चलो, सब चल देंगे। अभी कहो आज चलो पिक्चर देखने चलते हैं, सब चल देंगे। आज क्या चलो खाना खाने चलते हैं होटल में, सब चल देंगे। तो ये कोई मित्रता नहीं है। इनको सबको अगर हम मित्र मानते हैं तो ये हमारा जीवन का सबसे बड़ा धोखा है। ऐसे जान पहचान के लोगों से अगर कोई हानि नहीं होगी तो लाभ भी नहीं है, और जब नुकसान होगा वो बड़ा भारी नुकसान होगा। सोचो तो तुम्हारा जीवन कितना नष्ट होगा यदि ये जान पहचान के लोग उन मंचलों में से निकलते हैं जो केवल हा हा हू करते रहते हैं और जो है किसी भी काम में नहीं आते, फालतू की बेढंग बातों से हंसना हंसाना जानते हैं। तो इनसे क्या होगा? जीवन में नुकसान ही होगा। देखो क्या कह रहा है कि सोचो तो कि अगर कोई ऐसा सपाटे में जाएंगे, यदि ये जान पहचान के लोग उन मनचले युवकों में से निकले जिनकी संख्या बहुत बढ़ गई है आजकल, उन शोहदों में से निकले जो अमीरों की बुराई की नकल और मुक्ताओं की नकल करते रहते हैं। अपने स्कूल में देख लो, बाल ऐसे कटा के आते हैं जैसे हीरो। अरे वो हीरो हैं फिल्म में, उनका काम है, उसके लिए उनको पैसे मिलते हैं, लेकिन हम यहाँ पर नकल करके घूम रहे हैं। ऐसे लोगों को अपना मित्र बनाया तो तुम पहले ही डूब रहे हो, है ना। ऐसे और भी कई, ये तो एक छोटा सा एक एग्जाम्पल है, ढेर सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। अगर कोई फिल्म में कोई एक्टर एक्ट्रेसेस कैसे कपड़े पहन लिया वही सारे पहन के चले आए,
वहाँ पे वो पार्टी जा रहा है, यहाँ पे भी वो स्कूल गोल करके पार्टी जा रहे हैं। इन लोगों से कोई लाभ नहीं होने वाला। जो ऐसे लोगों में महफिलों में हो वाह वाह करा करते हैं, गली में हंसी ठट्ठा करा करते हैं, सिगरेट का धुआं उड़ाते चलते हैं, तो ऐसे लोगों से हमारे जीवन को बड़ा नुकसान होगा। अगर ऐसे दोस्तों को हमने अपनाया है तो हमें सिर्फ हानि ही उठानी पड़ेगी। देखें क्या कह रहा है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, कि ऐसे नवयुवकों से बढ़कर शून्य, निस्सार और सोचनीय जीवन किसका है। क्यों? क्योंकि वो अच्छी बातों के आनंद से कोसों दूर हैं, कई बहुत दूर हैं। बस फालतू की बातों में हंसना, सिगरेट पीना, चौराहे में गप हाँकना, इधर उधर की राजनीति की बात करना, समय बर्बाद करना और वापस चले आना, ये लोग बेचारे हैं। इनके लिए ना तो सुंदर मनोहर उक्ति वाले कवि हैं, कविता में उनको अच्छे नहीं लगेगा, सूर तुलसी कबीर इनको पढ़ेंगे नहीं, और जो अच्छे कवि हैं निराला पंत कोई भी ले लो, इनको नहीं पढ़ेंगे, इनके भाव नहीं पढ़ेंगे, बकवास लगेगा। ना तो उन्हें प्रकृति में कोई आनंद आएगा, ना ही उन्हें जो अच्छे श्रेष्ठ महापुरुष हैं उनके उपदेश अच्छे लगेंगे। उनके लिए संसार में सुंदर आचरण वाले महात्मा ना ही हुए हैं, ना तो बड़े बड़े अद्भुत कर्म कर गए हैं, और ना ग्रंथकार अच्छे विचार छोड़ गए हैं। क्यों? उससे उन्हें कोई लाभ ही नहीं है, वो उधर जा ही नहीं रहे हैं, वो उसको अपना ही नहीं रहे हैं। जिनसे मनुष्य जाति के हृदय में सात्विकता या उमंगें उठती हैं, ऐसी सारी बातों से दूर हैं, वो बेचारे हैं। उनके लिए फूल पत्तियों में कोई सौंदर्य नहीं है, झरनों के कलकल में मधुर संगीत नहीं है, अनंत सागर के तरंगों में गंभीर रहस्यों का आभास नहीं है। उनके भाग्य में सच्चे प्रयत्न और पुरुषार्थ का आनंद नहीं है। किनके में? जो लोग अपना समय नष्ट करते हैं, गली मोहल्ले में सिगरेट के धुआं उड़ाते, चौराहों पे खड़े हैं, हंसी ठट्टा करते हैं और बेहूदी बेतुकी बातों से हंसना हंसाना चाहते हैं, उनके लिए ये सब अच्छी बातें हैं ही नहीं, उनके भाग्य में ही नहीं है। उनके भाग्य में सच्ची प्रीति, सच्चा प्रेम का सुख, कोमल हृदय की शांति नहीं है। उनको आत्मा अपने इंद्रिय विषय में ही लिप्त है। जो अपने इंद्रियों के पीछे भागे जा रहे हैं, मन के पीछे भागे जा रहे हैं, को बहुत मिलेंगे। शराब पी के नाली में पड़े रहते हैं, सोचते हैं स्विमिंग पूल है, तो बस उतना ही उनका जीवन है। उनके लिए ना तो मधुर उपदेश है, ना तो प्रकृति का आनंद है। उनका जीवन वहीं नरक में ख़त्म हो जाता है। किनका? जिनका हृदय नीचा, जैसे एग्जाम्पल मैंने अभी ही एक दिया है, शराब पी के नाली में पड़े हैं और सिगरेट पी रहे हैं और बुरी चोरी कर ले, बेईमानी कर ले, इस तरीके की बातें करते हैं, गाली गलौज करते हैं और इसी तरीके की बातों में हंसना हंसाना चाहते हैं। नीच आशयों और कुत्सित विचारों से कलुषित हैं। ऐसे नाशोन्मुख, नाश की ओर उन्मुख प्राणियों को दिन दिन अंधकार में पतित होता देखकर कौन तरस नहीं खाएगा। ये तो लोग बेचारे हैं, इनके ऊपर तो हम लोगों को तरस आना चाहिए। उनसे ऐसे प्राणियों के साथ हमें नहीं करना चाहिए। अब इन्होंने एक एग्ज़ाम्पल दिया है जो मैं बता रहा हूँ। मकदूनियस का एक बादशाह था, वो उनका जो बेटा था वही तो बादशाह, वो कुछ समय जो है खाली समय नाच गाने में बिताने चला जाता था साथियों के साथ जा कर के। तो एक बार ऐसे ही वो अपने 10-5 साथियों के साथ अपना कैंप में दिन बिता रहा था। तो उसके पिता पहुँचे, उन्होंने कहा, तब पिता पहुँचे तो गेट से एक दोस्त उनका निकल रहा था, तो बोले, उसने बहाना बताया, जॉन ने मुझे अभी अभी छोड़ा है। पिता बोले, हाँ मैंने उसको रास्ते में देखा था। क्योंकि यही कुसंग का जो सबसे ख़राब है, यही जो है हम लोगों के दुश्मन हैं। इस पैराग्राफ के बाद, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, मैं अगला पार्ट बनाता हूँ, 2 या 3 पार्ट में इसको मैं फिनिश करूँगा। देखो, मकदूनिया का बादशाह डेमेट्रियस जब कभी सब राज का सब काम छोड़कर अपने ही मेल के 10-5 साथियों को लेकर विषय वासना में लिप्त रहता था। एक बार बीमारी का बहाना करके इसी प्रकार वह अपने दिन काट रहा था। इसी बीच उसका पिता मिलने के लिए गया और उसने हंसमुख जवान को कोठरी से बाहर निकलते देखा। जब पिता कोठरी के भीतर पहुंचा तो डेमेट्रियस ने कहा, जॉन ने मुझे अभी छोड़ा है। पिता ने कहा, हाँ हाँ ठीक है, वो मुझे दरवाजे पे मिला था। क्यों? ये कुसंग का जो है, ये खराब, यही कुसंग का जो सबसे भयानक होता है। देखिए, ये इंपॉर्टेंट रहता है पैराग्राफ। कुसंग का जो सबसे भयानक होता है, केवल नीति और सद्वृत्ति का नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। खराब दोस्ती मिल जाए तो आपकी बुद्धि काम करना बंद कर देगी। आपके सब चरित्र तो खराब होगा ही, नीति से तो काम ही नहीं करोगे, अच्छी आदतें भी खत्म हो जाएंगी और बुद्धि भी खत्म हो जाएगी, विवेक खत्म हो जाएगा, सही गलत सोचना भी गवारा नहीं होगा। क्या सही है क्या गलत है यही नहीं समझ में आएगा। युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो पैरों में बंधी चक्की के समान होगी कि अब आप आगे बढ़ रहे हैं लेकिन पैर में पत्थर बंधा है, चले ही नहीं पा रहे हैं, दौड़ने की तो बहुत दूर की बात है, और उसे गड्ढे में गिराती जाएगी, अवनति पतन के गड्ढे में गिराती जाएगी। और अगर अच्छी होगी संगति तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी जो निरंतर उन्नति की ओर उठाएगी।
अगर आप गिर रहे हो, पतन हो रहा है, तो आपको सहारा मिलेगा, आप उन्नति की ओर बढ़ जाओगे। इसका ही इन्होंने एक एग्जाम्पल और दिया। इंग्लैंड का एक जो था वो विद्वान था, उसको राज दरबार में जगह नहीं मिली, तो इस पर वो दुखी नहीं हुआ, बल्कि बड़ी खुशी हुई उसको, कि अगर वो जान रहा था कि अगर हम वैसी जगह जाते तो हमारी बुद्धि में ऐसी ऐसी बातें पड़ती जो हमें आध्यात्मिक उन्नति में बाधक होती। तो इसलिए उसने क्या किया, इसको बड़ा अपना भाग्य माना। इंग्लैंड के एक विद्वान को युवा अवस्था में राज दरबारियों में जगह नहीं मिली, इस पर ज़िंदगी भर वह अपने भाग्य को सराहता रहा। बहुत से लोग इसे अपना भारी दुर्भाग्य समझते हैं। वह अच्छी तरह जानता था कि वहाँ बुरे लोगों की संगत में पड़ता जो आध्यात्मिक उन्नति में बाधक होते। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके घड़ी भर के साथ से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। यहाँ पर एक बात ध्यान दें, चलो एक्सप्लेनेशन लंबा हो रहा है, चलो देखते हैं। जो बुरी बातें हैं वो दिमाग में बड़ी जल्दी चढ़ती हैं, एक बार भी कहीं सुनाई पड़ जाए तो भुलाई नहीं भूलती। और ऐसे लोग जरा देर भी साथ में आए और कुछ भी ऐसी बातें कहीं जो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इतनी देर में जाने ऐसी बातें कह देते हैं जो कान में नहीं पड़नी चाहिए, चित्त पर, हृदय पर जिसके खराब प्रभाव पड़ते हैं, जिससे पवित्रता का नाश होता है, ऐसी बातें हो जाती हैं। और बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है, क्योंकि बुरी बातें धारणा में बहुत दिन तक टिकती हैं। ये स्वभाव है, शरीर का भी स्वभाव है। जो खराब चीज़ें हैं वही अच्छी लगती हैं, और जो अच्छी बातें हैं वो बड़ी मुश्किल से आती हैं। पढ़ाई बहुत देर से समझ में आती है, पिक्चर स्टोरी सुन लो 3 घंटे में सब सुना देंगे पूरी दोबारा। ये एक साइकोलॉजी, दिमाग की ये प्रक्रिया ही है। गाली गलौज वाला फुगड़ गाना जो होगा बड़ी जल्दी पूरा सुना दोगे, श्लोक सुना दो तो याद ही नहीं होगा। अच्छी बातें बड़ी देर से आती हैं, और जो खराब बातें वो जल्दी आ जाती हैं और टिकी रहती हैं देर तक। ये सभी का स्वभाव हो जाता है। तो इस बात को हमें जानना चाहिए, और इसीलिए ये प्रयास करना चाहिए कि ऐसे लोगों का संगत ही ना आए, आ ही ना पाए है। देखो यही बात कर, इस बात को प्रायः सभी लोग जानते हैं कि भद्दे फुहड़ गीत जितनी जल्दी जल्दी ध्यान पे चढ़ते हैं, उतनी जल्दी कोई गंभीर या अच्छी बात नहीं चलती। देखो हमें सावधानी रखनी चाहिए कि हम, अतः देखो यहाँ पर लिखा है, अतः तुम पूरी चौकसी रखो कि जो खराब बातें हैं वो हमारे हृदय में आने ही ना पाए। अतः तुम पूरी चौकसी रखो, ऐसे लोगों को कभी साथी ना बनाओ जो अश्लील अपवित्र फुहड़ बातों से हंसाना चाहें। सावधान रहो, ऐसा ना हो कि पहले पहल तुम इसे बड़ी सामान्य बात समझो। देखो हर बुरी आदत शौक से और साधारण से बात से शुरू होती है, और लोग समझते हैं अरे आज चलो शराब पी ली, अब नहीं पियेंगे, अरे आज बर्थडे पार्टी थी, चलो कोई बात नहीं। लेकिन यही चीज़ आगे चल के ख़राब हो जाता है, फिर वो आदत पड़ जाती है, फिर वो ठीक नहीं होता। ये कीचड़ वाला उदाहरण है कि कीचड़ में पैर पड़ता है, पहले बच के चलते हैं कि जो ना पड़े, कीचड़ में पैर पड़ गया तो भी लगता है अब तो कीचड़ में सन ही गया, चलो वाह, फिर उसमें हम लोग खेलने लगते हैं। तो जो चीज़ पहले बच रहे थे जिससे खराबी से, फिर वो खराब ना लगने के बजाय वो अच्छा लगने लगता है। तो इसलिए हमें जितनी कोशिश हो उससे दूर भागें, बचें। और ये ना सोचो कि एक बार ऐसा हुआ फिर ऐसा नहीं होगा, या तुम्हारे चरित्र बल का ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि आगे वाला सुधर जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि संगति का प्रभाव सब पर पड़ता है। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण दीन, जैसी संगति बैठिए वैसे ही गुण दीन। संगति का असर तुम पर भी पड़ेगा, वो सुधरे ना सुधरे तुम जरूर बिगड़ जाओगे। लास्ट में ख़त्म यहीं पे किया है, काजल की कोठरी पे कैसे सयान हो जाए, एक लीक काजल की लागी यहीं पे लागी है। ऐसा नहीं होगा कि जब एक बार मनुष्य अपने पैर कीचड़ में डाल देता है तो फिर वो ये नहीं देखता कि कहाँ किस जगह पैर रख रहा है, पहले बच के चलता है। जब पैर पड़ जाता है तो लगता है अब तो सन ही गए, फिर दोनों पैर डाल के चलने लगता है, अब कीचड़ उछाल उछाल के खेलने लगता है, यानी कि बुरी बातों में अभ्यस्त हो जाता है। और अभ्यस्त होते होते इतना अभ्यस्त हो जाता है कि उन बातों से तुम्हारी घृणा कम हो जाएगी। पहले जो तुम्हें खराब लग रहा था, पीछे जो तुम्हें उनसे चिढ़ मालूम होती थी, अब तुम्हें अच्छा लगेगा और तुम सोचोगे इसमें चिढ़ने की बात ही क्या है। तुम्हारा विवेक कुंठित हो जाएगा, तुम्हें भले बुरे की पहचान ना रह जाएगी। अंत में होते होते तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे। यानी कि पहले से ही सावधानी रखो, ये बुरी आदतें आने ही ना पाएँ, क्योंकि आ गई तो फिर वो धीरे धीरे बढ़ती चली जाती हैं। अतः हृदय को उज्ज्वल और निष्कलंक करने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि बुरी संगत की छूत से बचो। यह पुरानी कहावत है कि काजल की कोठरी पे कैसो शयान हो जाए, एक लीक काजल की लागिए पे लागिए। अर्थात चाहे जितना चतुर सयाना व्यक्ति हो, अगर काजल का काम कर रहा है, काजल के कमरे में गया है तो कहीं पैंट में, कहीं शर्ट में, कहीं हाथ में, कहीं ना कहीं थोड़ा काजल लगी जाएगा। यानी बुरी संगत में हो तो कहीं ना कहीं तुम्हारे साथ भी बुराई शामिल हो जाएगी। अब हम लोग इसकी एक्सरसाइज अगले दिन अगले वीडियो में करेंगे।
ध्यान दें, अगला वीडियो जो है एक्सरसाइज का होगा, उसको भी हम लोग जो है करेंगे प्रॉपरली, और उसे आप उसके बाद आप कॉपी में एक्सरसाइज कंप्लीट करें।